So today the fresh topic is after revision working capital and its impact, right? Basically हमने working capital का मतलब क्या देखा? Working capital is nothing but the expenditure or the capital required for working our day to day requirements. हमने एग्जांपल्स लिया स्टेशनरीज का, हमने एग्जांपल्स लिया व्हीकल्स का, अगर हमारे कोई एम्प्लॉयज है उन्हें बाहर कोई मीटिंग्स के लिए जाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, बहुत सारे अलग अलग बिल्स आते हैं हमारे पास, रेंट हो गए, टैक्सेस हो गए, वेजेस हो गए। तो बेसिकली जो भी आपके इमेजेस में दिख रहा है, ठीक है, दीज आर नथिंग बट यूर वर्किंग कैपिटल। इन सारी चीजों में हमें डेली एक्सपेंडिचर करना है। टैक्स हम एनुअली पे करते हैं साल में एक बार, बट ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अगर सर्विस पे कर रहे हो तो उस पर सर्विस टैक्स करना पड़ता है, कोई प्रोफेशनल काम दे रहे हो तो प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ता है, विच इज ऑन completion of work basis. Simply, working capital is nothing but the expenditure or capital required to spend on the activities which are done on a daily basis almost. नाउ ये जो फैक्टर्स है ये कुछ चीजों में इम्पैक्ट करता है। इनका जो फैक्टर है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का, वो फॉलोइंग चीजों में इम्पैक्ट करता है। हम वन बाय वन देखेंगे क्या है। नंबर ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस का नेचर है, ठीक है, उस पे हमारे जो वर्किंग कैपिटल है वो रिक्वायर करता है। अगर हम बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, ये देखिए यहाँ पे बड़े बड़े मशीन्स है, ठीक है, ये मशीन्स का जो रिक्वायरमेंट होता है, उन्हें डेली मेंटेन करना होता है, ऑयलिंग करना होता है, ग्रीजिंग करना होता है, या फिर हफ्ते में एक बार आप बोलो ऑयलिंग ग्रीजिंग करना होता है, ठीक है, बट दैट रिक्वायर्स यू कॉस्ट, फंडिंग्स की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ऑन दी अदर हैंड हम जब सर्विस की बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयज है, मशीन्स है और टेबल है, ये प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग जो बोलते हैं हम, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा कंपेयर्ड टू दिस फैक्ट्री, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, हम किस लेवल पे बिजनेस को रन करने वाले हैं, उस हिसाब से हमें वर्किंग कैपिटल ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से वो मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, तो हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था जब फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे, तब हमने देखा मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, ठीक है। अब ये साइज ऑफ बिजनेस है, दूसरे फैक्टर्स में भी होता है। साइज ऑफ कैपिटल हो गया, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है हमारे पास, सेल्स का वॉल्यूम कितना है, लीगल फॉर्म ऑफ ओनरशिप कितना है, रॉ मटेरियल्स कितना है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कितना है। अब ये हम वर्किंग कैपिटल में क्यों एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ कैपिटल, एम्प्लॉयज, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जहाँ पे डे टू डे हमें स्पेंडिंग करना पड़ता है। एम्प्लॉयज को हमें हर महीने सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है। एम्प्लॉय का हमने कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स अरेंज की तो उनका एक्सपेंडिचर है, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर है, स्टे एक्सपेंडिचर है, ठीक है। हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट, वो जो सेल्स होता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है, ज्यादा है, कम है, ठीक है। तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट है, उसका इम्पैक्ट जो है बिजनेस के साइज पे भी होता है। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि एक सर्टन बेंचमार्क हो कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो 10,000 करोड़, 1,000 करोड़, ऐसा कोई नहीं है। आपका जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस हिसाब से वो एक्सपेंडिचर हमें मैनेज करना पड़ता है और हमें इकट्ठा करके रखना पड़ता है। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वॉल्यूम ऑफ सेल्स की भी बात करती है, ठीक है। अगर आपका सेल्स वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई ऑयल प्रोडक्ट जो है, फूड कुकिंग ऑयल जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। अब हमारी सेल्स जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। पहले हम ये रेड ब्लॉक में थे, फिर ये थोड़े पिंक ब्लॉक में आए, ठीक है, फिर 6 महीने बाद हम येलो ब्लॉक में गए, फिर 8-9 महीने बाद हमने ग्रीन ब्लॉक को अचीव किया। ऐसे करते करते पूरे साल भर में हमारा सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये साल भर में जब सेल्स बढ़ रहा है तो मुझे मैन्युफैक्चर भी उतना बढ़ाना पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन भी उतने लेवल पे बढ़ाना पड़ेंगे। अब प्रोडक्शन बढ़ाना है
तो हमारे मशीन्स की कैपेसिटी कितनी है वो देखनी है, हमारे लेबर्स की कैपेसिटी कितनी है, एम्प्लॉयज जो है वो कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके इसमें भी उनके जो कैपेसिटी है उसमें भी हमें बढ़ोतरी करनी है, मतलब हमें कैपिटल की जरूरत है। अगर एसेट हमारा जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो उतने लेवल का मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक महीने में हम लोग 1 लाख ऑयल पैकेट्स बनाते हैं, मार्केट में डिमांड 1.25 लाख की है, ठीक है, 1.25 लाख की। तो वो जो 0.25 लाख है, 25,000 जो है वो मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे? मशीन की कैपेसिटी 1 लाख है, ठीक है। तो मशीन को रिप्लेस करने की जब हमने बात की थी तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात की। अब वर्किंग कैपिटल में उसकी जरूरत आती है, प्लस हमारे हमारे पास जो सेल्स फोर्स है, जो एम्प्लॉयज है, सेल्समैन है, ठीक है, उनको भी बढ़ाना है क्या? बिकॉज अभी डिमांड ज्यादा है, तो ज्यादा लोग ज्यादा जगह में जाएंगे तो और ज्यादा सेल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पहले मुंबई में ही काम करते थे, सीएसटी से लेके ठाणे मुलुंड स्टेशन तक, लेकिन अब डिमांड ज्यादा आ रहा है, तो लगता है कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ या लोगों के बोलने चलने से, ठीक है, लोगों के डिस्कस करने से ये ठाणे से लेके कर्जत तक भी सेल्स हमें देगा। तो ठाणे से लेके कर्जत तक हमें एम्प्लॉयज चाहिए, सेल्स पर्सन चाहिए, तो उनका अपॉइंटमेंट करना, उनके लिए जो भी एक्सपेंडिचर लगता है वो वर्किंग कैपिटल से निकालना पड़ता है। बेसिकली जितना ज्यादा सेल होता है वैसे ही हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ता है। रॉ मटेरियल परचेस करना है, उसको प्रोसेस करना है, उसको पैकिंग करना है, ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज को ढूंढ के उन्हें पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूट कराना है, सेल्स कराना है, ठीक है। तो जैसा वॉल्यूम वैसा एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल इज नथिंग बट कन्वर्टिंग योर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है। अब ये जो रॉ मटेरियल है इन्हें कन्वर्ट करना है हमें फिनिश्ड गुड्स में, इसे कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल। एक साइकिल होता है, एक पर्टिकुलर चीज हमने मशीन्स में प्रोसेस करने के लिए शुरुआत की और उसका एंड रिजल्ट जो है वो हमें मिलता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल सबसे ज्यादा या लंबा है तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल प्रोसेसिंग, कुकिंग ऑयल की जब बात कर रहे थे, तो कुकिंग ऑयल को कम से कम 3 से 4 बार उनकी छलनी करनी पड़ती है, उन्हें रिफाइन करना पड़ता है। इसलिए हमारे जो भी कुकिंग ऑयल है उसमें लिखा जाता है रिफाइंड ऑयल। इनको रिफाइन करना चाहिए, इनको छालना चाहिए, उनमें जो भी मिट्टी है, जो भी मेटल है, जो हम एक ऑयल माइन से निकाल के लाते हैं, तो इनके लिए जो है लार्जर प्रोडक्शन फंक्शन है, ज्यादा बार वो रिफाइन करने के चक्कर में हमें ज्यादा देर वो प्रोडक्शन साइकिल में रखना पड़ता है। उस वजह से कैपिटल जो रिक्वायर्ड है वो हमें ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर शॉर्टर प्रोडक्शन फंक्शन है तो कैपिटल कम जरूरत है। जैसे कि डेयरी फार्म, डेयरी फार्म में क्या होता है, हम लोग गाय भैंस से दूध निकालते हैं, ठीक है, उन्हें थोड़ा प्रोसेस करते हैं, अगर कोई अच्छी कंपनी है उनमें से जो रिफाइन करने वाली चीज है, कभी कभी कुछ मटेरियल्स आ जाते हैं जो हमें क्लीन करना पड़ता है, ठीक है, वो जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे शॉर्टर प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। अब उसमें भी मिल्क डेयरी प्रोडक्ट में भी अगर आप डायरेक्टली बेच रहे हो तो प्रोडक्शन और कम हो जाता है, मतलब शॉर्टर हो जाता है प्रोडक्शन साइकिल, क्योंकि पैकिंग की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप एक कैन में भर देते हो और हर डेयरी यूनिट में या फिर शॉप में आप उसे सेल करते हो। लेकिन अगर आपको उसको मैन्युफैक्चर करके पैक करके देना है अच्छे से आपके कंपनी के ब्रांड के नाम पे, तो यहाँ पे प्रोडक्शन मीडियम लेवल में जाता है। सो बेसिकली दो चीजें ध्यान देनी है। प्रोडक्शन साइकिल जब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, जितना लंबा प्रोडक्शन फंक्शन उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल, जितना कम प्रोडक्शन फंक्शन उतना कम वर्किंग कैपिटल। अपने हाउस होल्ड एग्जाम्पल की जब बात करेंगे, चाय बनाने के लिए 10 मिनट लगती है, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट। वही अगर रात का डिनर बनाना हो तो हमें आधे से लेके पौने घंटे तक टाइम देना पड़ता है। जैसे वो टाइम जाता है उतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ता है प्रोडक्शन साइकिल में, ठीक है। तो सिंपल, जितना ज्यादा वो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट या फिर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लेगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, जितना कम वो समय लेगा उतना कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। बिजनेस साइकिल, when there is boom in economy, sales will increase.
दिस विल लीड टू इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, दिस रिक्वायर्स एडिशनल वर्किंग कैपिटल। तो बिजनेस साइकिल क्या कह रहा है, जितना ज्यादा सेल्स बढ़ेगा आपका, ठीक है, उतना आपका स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगा। स्टॉक्स मतलब रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। अगर हमने कुकिंग ऑयल की बात की, तो उसका जो रॉ मटेरियल है, नॉर्मल ऑयल, जो कंज्यूमेबल ऑयल है, उन्हें परचेज करना भी तो चाहिए ना। जितना ज्यादा परचेज करोगे उतना ज्यादा आप उसका आउटपुट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी समझो गेहूं का आटा है, ठीक है। गेहूं को गेहूं के आटे को हम क्या करते हैं, उनके ग्रेन्स परचेज करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उन्हें पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, अगर ब्रांड है तो उन्हें पैकिंग करते हैं और फिर सेल करते हैं। यह हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन साइकिल है, ठीक है। अब आपका सेल्स बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है, लोगों में डिमांड आ गई है, तो क्या आप उनका स्टॉक्स जो है, जो ग्रेन्स है, गेहूं के जो दाने हैं, वो आप परचेज नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो आप सेल्स जो आपको मिल रहा है उसमें आप कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं पीछे रहोगे। आपके प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेंगे। अगर मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो सेल्स धीरे धीरे कम हो जाएगा। उन्हीं के लिए जितना ज्यादा सेल हो रहा है उतने क्वांटिटी में, उससे थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में हमें रॉ मटेरियल्स परचेज करना है। स्टॉक्स मतलब रॉ मटेरियल्स, ये याद रखना है। टर्म्स ऑफ परचेज, जब वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास जो परचेज है, रॉ मटेरियल परचेज हो गए, लेबर परचेज हो गए, या कोई भी और सर्विसेज को जब हम परचेज करते हैं, तो दो टाइप ऑफ परचेज और सेल्स होते हैं बेसिकली, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली परचेज की बात करता है। जब कैश परचेज होता है, ठीक है, तो हमारे पास जो पैसा है वो तुरंत मार्केट में चला जाता है, हमारे अकाउंट से निकल जाता है। समझो हमारे पास 1,000 रुपए, हमने 200 रुपए का कैश परचेज किया, 200 हट गए, हमारे पास 800 रुपए रह गए। अब जो कुछ भी स्पेंडिंग करना है वो 800 रुपए में होगा। लेकिन क्रेडिट परचेज हमने किया, हमने दुकानदार को बोला कि हम 200 रुपए का माल लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे, हम आपको 3 महीने बाद पे करेंगे। तो ये जो 1,000 रुपए हमारे पास, वो 1,000 रुपए तो है ही, प्लस हमारे पास रॉ मटेरियल्स भी आ गए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा लाखों करोड़ों रुपए में, ठीक है। तो आपको वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा कंपनी को, उस पर डिपेंड करता है, किसमें, आपका ये जो टर्म ऑफ परचेज है उस पे। कैश परचेज होगा तो पैसे तुरंत निकल जाएंगे, आपका वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अकाउंट में पैसे कम होंगे। क्रेडिट परचेज है तो अकाउंट में भी पैसे रहेंगे, उन्हें फ्यूचर में देना है, अभी नहीं देना है, बट देना है, ऐसे नहीं कि नहीं देना है, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल, जब हम सेल्स करते हैं, हमने अभी तक परचेज का देखा पिछले स्लाइड में, अब हम जब सेल्स करते हैं तो सेल्स में भी दो चीज है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। नाउ जब कैश सेल होता है तो हमारे पास पैसे तुरंत आ जाते हैं हमारे अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में। लेकिन जब क्रेडिट सेल्स होते हैं तो कंपनी के अकाउंट में पैसे आने के लिए टाइम लगता है। तो जब क्रेडिट सेल्स ज्यादा हो रहे हैं तो हमारे वर्किंग कैपिटल में पैसा नहीं है, हमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए डे टू डे लाइफ में, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, बाकी के जो सर्विसेज है उन्हें हमें यूटिलाइज करने के लिए जो स्पेंडिंग्स लगती है, लॉजिस्टिक्स यानी ट्रांसपोर्टेशन जो लगती है, उनके लिए जो फंडिंग्स लगते हैं, पैसा लगता है, उनके लिए पैसा नहीं है क्योंकि हमने क्रेडिट सेल्स किया है, ठीक है। तो हमें जो है कैश सेल्स पे भर देना है। कैश सेल्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम लोग वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमने देखा है टाइप्स ऑफ सेल्स है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, और इन दोनों की हमने बात कर ली। नेक्स्ट है एडवांस पेमेंट सेल्स। अगर आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिनके लिए बहुत ज्यादा डिमांड है, लोग एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल की चिंता ही नहीं है क्योंकि पैसा एडवांस में आ रहा है। उसमें से रॉ मटेरियल परचेज करके, मैन्युफैक्चर करके सेल्स करने में जो एक्सपेंडिचर लगता है वो ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है। तो हमें ये देखना है जब परचेज करेंगे तो हमें क्रेडिट में करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वर्किंग कैपिटल हमारा रहे। आगे हम जब सेल्स का, वो परचेज करने के बाद जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल्स करेंगे, उसका जो पैसा आएगा उससे हम वो परचेज पेमेंट करेंगे। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो हमें कैश सेल्स या फिर एडवांस पेमेंट सेल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अगर हमने ये फैक्टर्स को ध्यान में नहीं रखा और
इस वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल प्रॉपरली नहीं रहा, तो कंपनी में फिर बहुत सारे फाइनेंशियल क्रैशेस आएंगे, क्रंचेस आएंगे, और फाइनेंशियली हम लोग सही नहीं रहेंगे, स्टेबल नहीं रह पाएंगे। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर द ग्रोथ रेट। जैसे हमने बात की, सेल्स बढ़ रहे, हमारे मार्केट शेयर्स बढ़ रहे, मार्केट में हमारे ज्यादा लोग हैं जो परचेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारा ग्रोथ हो रहा है। अब ग्रोथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जब मार्केट में और आगे बढ़ना है तो मशीन्स की कैपेसिटी लेवल बढ़ानी है। लेबर 2 शिफ्ट में काम करते थे, अब उन्हें 3 शिफ्ट में काम करवाना है, तो एक्स्ट्रा लेबर्स लगेंगे, ठीक है। तो उनके लिए वर्किंग कैपिटल यानी डेली एक्सपेंडिचर जो है वो और लगेगा। तो जैसे जैसे ग्रोथ होते जाएंगे वैसे वैसे वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारा बढ़ता जाएगा, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता जाएगा। मैनेजमेंट एबिलिटी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमने बहुत पहले भी बात की थी फैक्टर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में कोऑर्डिनेशंस की हमने जब बात की थी, ठीक है। वो इमेज आया ना, 3 लोग खड़े थे, 3 स्लाइड्स थे, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इन तीनों का अगर कोऑर्डिनेशन होगा, यहाँ पे 2 लिखा है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन को सेल्स भी हम बोल सकते हैं। तो जब ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन साथ में काम करेंगे ना, तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, और जैसे जैसे ये कम होते जाएगा वैसे वैसे कंपनी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की तरफ जाएगी, और उनका एक्सपेंडिचर कम होते होते हमारा सेविंग्स बढ़ते जाएगा, ठीक है। स्टॉकिंग ऑन हैवी इन्वेंटरी कॉल्स फॉर हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया इन्होंने, क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है, अब प्रोडक्शन हाउस ने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चर तो कर ली, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं की। जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे इन्वेंटरी में है, मतलब गोडाउन में है, ठीक है, हमारे गोडाउन में ऐसे ही पड़ा है। अब ये गोडाउन से जब प्रोडक्ट जाएंगे सेल्स के लिए तभी वो कन्वर्ट होगा हमारे में कैश में, ठीक है। लेकिन वो इन्वेंटरी ऐसे ही स्टॉक पड़े हैं हमारे गोडाउन में, तो वो वर्किंग कैपिटल और लगेगा, बिकॉज हमने मैन्युफैक्चर कर ली लेकिन मशीन्स बंद करके नहीं रख सकते ना हम। चलो हमारे पास 1 लाख यूनिट है, अब मशीन बंद करो 1 हफ्ते, 1 हफ्ते कोई काम पे नहीं आएगा, जब वो सेल होगा तब हम ध्यान देंगे, ऐसा नहीं होता। वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो डेली कंटिन्यूअसली चालू रहता है, ठीक है। जब ये कंटिन्यू चालू होता है तभी हमें ये कंटिन्यूअसली सेल्स करना पड़ता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हाउस का कोऑर्डिनेशन जो है वो जरूरी है। इन्होंने अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं किया तो हमारा वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, अच्छे से कोऑर्डिनेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टाइम पे तो हमारा वर्किंग कैपिटल कम होगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन में 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इंटरनल फैक्टर, दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर में हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी इंटरनल लोग हैं, एम्प्लॉयज है, टॉप लेवल के, मीडियम लेवल के, लोअर लेवल के, हमारे कॉर्पोरेट फंक्शंस है, हम किस हिसाब से बात करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, वैल्यूज क्या है, ये इंटरनल फैक्टर हो गए। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंपनी के पास जो भी सोर्सेस ऑफ फंड्स है वो कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट पे, गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है हमारे प्रोडक्शन फंक्शंस या बिजनेस फंक्शंस में, ठीक है, हमारे कस्टमर कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ फाइनेंस की बात करेंगे। सो इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड। मतलब अगर हमारे कंट्रीज के या स्टेट्स के बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको फंड देने के लिए रेडी है, आपको पैसा देने के लिए रेडी है जब जब आपको चाहिए, तो हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो कम होते जाएगा। क्यों? जितना पैसा हमें चाहिए उतना ही पैसा लेंगे। समझो, ये साल में हमें सिर्फ 100 करोड़ की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, हमारे पिछले साल के कंपैरिजन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना, ठीक है। तो हमने बैंक से सिर्फ 100 करोड़ लिए, ठीक है। उसके बाद हमें अगले साल लगता है 150 करोड़ लेना है, तो हमने क्या किया, एक सर्टन एस्टिमेशन रखा और बैंक को रिक्वायरमेंट दिया, ठीक है। लेकिन अगर बैंक बोलती है नहीं आपको इतना ही लेना है, आपको 200 करोड़ ही लेना है इस साल,
हम 100 करोड़ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। जो कुछ भी क्राइटेरियाज है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के तौर पे हमें देखना है कि ये इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते। समझो इन्होंने लोन देने से मना कर दिया, तो हमारे जो वर्किंग कैपिटल है वो बढ़ जाएगी धीरे धीरे। जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं हमें पे करना है, तो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगी। तो जैसा फ्लो ऑफ इनकम आएगा वैसा ही फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो जाएगा। तो हमने जो फर्स्ट स्टार्टिंग के लेक्चर में स्मूथनेस ऑफ बिजनेस की बात की थी ना, वो स्लाइड आया था सीक्रेट्स ऑफ स्मूथनेस इन बिजनेस, ठीक है। तो यही है, जितना अच्छा वर्किंग कैपिटल होगा, स्मूथ ऑफ रनिंग, जो इनकम है एक्सपेंडिचर है वो दोनों बैलेंसिंग में रहेंगे, आपका स्मूथनेस ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस रन करने का जो लय है वो प्रॉपरली चलते जाएगा। सो दिस इज फॉर डे। हमने बात की वर्किंग कैपिटल और उनके ऊपर जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो सब हमने बात की। थैंक यू सो मच। यस विक्रांत सर, आई एम डन। Yeah, okay, sir. Anybody having doubt in any slide? You can unmute your mic and you can ask the question to sir. Everyone unmute your mic. Any doubt? No, sir. No, sir. Everyone understood the topic? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. There will be oral exam. If you understood. Yes, Hmm. sir. Yes, sir. Yes, sir. And then it's good. Okay, so we'll meet on Monday now. The lecture will be OC. OC lecture I'll take. Okay. So bye everybody. We'll meet on Monday now directly. Bye, sir. Yes. Bye. थैंक यू सर, बाय बाय। Yes, sir. Bye, sir. Bye.